जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म आए हुए हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो जो भी लोग इसमें तैयारी करना चाहते हैं वो आप जी जान से लग जाए और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है। और जो भी थोड़ा सीरियस होकर मैंने कंसर्स होकर पढ़ेंगे, उनको निश्चित है कि इसमें आप बिहार पुलिस में आप जॉब ले लीजिएगा। तो इस सबसे बड़ी बात है इसमें कि बिहार पुलिस का तैयारी करे कैसे। जो अधिकतर बच्चे के मन में यही अभी घूम रहे हैं कि बिहार पुलिस का कैसे तैयारी करते हैं। देखिए, तो मेरा यह एक मानना है और सजेशन है कि जो नए बच्चे हैं वो आप एक बार किसी भी टीचर का एक कोर्स खरीद लीजिए। एक बार आप अच्छी तरह आप पढ़ लीजिए। अगर आप अभी तक आपने कहीं पर आप नहीं पढ़े हैं, कोर्स नहीं किए हैं, तो आप ज़रूर पढ़ लें। हाँ, जो थोड़ा पुराने बच्चे हैं, जो पहले से पढ़े हुए हैं, जो कुछ जानते हैं, वो उसके लिए है कि आप जो है ना लूसेंट का बुक एक ज़रूर रखें। उसको बढ़िया से आप रिवीजन कर जाइए लूसेंट का बुक का। दूसरा, आप इसके जहाँ हो गया और भी कोई टीचर का है ना, साइंस का स्पेशल बुक आए हुए हैं, वो साइंस का स्पेशल बुक ले लें आप। उससे आप साइंस का तैयारी करें, क्योंकि 30 नंबर साइंस है, तो उससे साइंस का तैयारी करें। और करेंट अफेयर जो है ना, मंथली 6 मंथ का करेंट अफेयर पढ़ें। और साथ में हिंदी ग्रामर का जो है ना आप ग्रामर को जो ना फॉलो करें। कोई भी बुक ले ले नॉर्मल हिंदी ग्रामर का, उससे आप जो है ना पढ़ें। और साथ में मैथ के लिए आप 10th लेवल का जो है ना मैथ का आप बनाएं डेली। इससे आपका अधिकतर जो है ना कवर, इससे बिहार पुलिस का कवर हो जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा के लिए आप किसी टीचर का आप जो है ना वीडियो देख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा एनसीईआरटी पैटर्न पर क्वेश्चन कराए हो। और प्रीवियस ईयर सेट ज़रूर बनाएं। जो 10 से लेकर अभी तक 23 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार में कांस्टेबल का, उसका ज़रूर आप ध्यान रखें। इससे आपको पैटर्न मालूम चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके लेकर हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को लेकर आए हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, ये सब का हम आपको जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वही हम इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही आप हफ्ते में 3 प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे, जो प्रीवियस से पिछले साल जो है ना कांस्टेबल में पूछे गए हैं, ताकि आपको मालूम चले कि कैसा पैटर्न रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 दिन आपको जो है ना आपको प्रीवियस ईयर सेट मिलेंगे। और ये जो है ना एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो साइंस का जो सीरीज स्टार्ट किए हो, ये आपको प्रत्येक दिन 8 या 9 बजे के बीच में आपको डेली टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा क्वेश्चन जो है आपका यांत्रिकी मैग्नीज्म, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप ये जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, देखिए इसके लिए सबसे पहले देखिए न्यूटन, पहला प्रश्न है आपका न्यूटन की गति के नियम। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि न्यूटन की गति के नियम कौन कौन से हैं और इसके क्या क्या उदाहरण हैं। तो देखिए न्यूटन की गति के नियम की बात करते हैं। 3 नियम हैं। एक गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। गति का प्रथम नियम जो है ना, ये कहता है कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। माने कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में स्थिर है, जब तक आप इसको धक्का नहीं दीजिएगा, जब तक इसको कोई बल नहीं लगेगा, तब तक ये अपने जगह से क्या होगा, नहीं हिलेगा। तो एक वो हो गया। इसका उदाहरण क्या हो गया, देखिए चलती गाड़ी को रुकने पर उसमें बैठे यात्री को आगे के झुकना, माने गाड़ी अगर चल रहा है, समान गति से चल रहा है, स्पीड से चल रहा है, तो जब तक उसको ब्रेक नहीं मारा जाए, अगर उसमें ब्रेक मारा जाता है तो उसमें बैठे यात्री है जो है वो क्या होते हैं, आगे की तरफ क्या होते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं। बैठे यात्री आगे की तरफ झुकता है। पेड़ से है ना, पेड़ से फल टूटकर नीचे जो है ना गिरते हैं, ये भी न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। उसके बाद कपड़े को डंडे से पीटने पर धुलकनों को अलग होना, ये भी न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। द्वितीय नियम को देखते हैं। द्वितीय नियम क्या है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। यानी कहने का अर्थ है, गेंद, इसका उदाहरण है, अगर गेंद जो है ना, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी जो है ना, अगर बैट बॉल खेल रहे हैं तो गेंद अगर उधर से आ रहा है तो गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। क्यों? क्योंकि
पीछे की ओर खींचने से पर उसके हाथों में जो है ना चोट कम लगे, चोट को कम करने के लिए माने फोर्स, उसके बॉल के फोर्स को कम करने के लिए आप पीछे की ओर खींचते हैं, उसको बॉल को पकड़ के खींचते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, तृतीय नियम क्या कह रहा है, देखिए तृतीय गति का नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी कि इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी कहने का अर्थ हुआ कोई व्यक्ति बंदूक से गोली चलाते समय बंदूक पकड़ने वाला व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है, जब वो गोली तो आगे की तरफ चला, बट जो व्यक्ति थे उसको क्या हुआ, पीछे की तरफ धक्का लगा। रॉकेट है, जब रॉकेट उड़ता है तो उसका जो है ना फोर्स जो है ना पीछे की तरफ लगता है और रॉकेट आगे की तरफ भागता है। उसी तरह नाव है, जब नाव आप चलाते हैं, चाकू बोल रहे हैं, चाकू चलाने पर नाव को आगे की तरफ बढ़ाना, यानी कि उसको खेने के लिए जो होता है ना नाव को, जब उसको चलाते हैं तो पानी क्या पीछे की तरफ ढकेलते हैं और नाव आगे की तरफ भागता है। तो यही कहते हैं न्यूटन की तृतीय गति के यही नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका ऊर्जा संरक्षण। ये आपको एनसीईआरटी, ये जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको मेरिट तक लेके जाएंगे। जो क्वेश्चन सभी लोग नहीं बनाएंगे वो आप बना कर आइएगा। देखिए संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, से क्या आशय है। देखो ऊर्जा को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, यानी ना ही ऊर्जा को आप पैदा कर सकते हैं, ना ही इसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो याद रखिए ऊर्जा संरक्षक नियम यही कहता है ऊर्जा को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है। तो देखिए अंतरिक्ष से कोई पिंड अगर गिरता है तो पृथ्वी तक पहुँचते पहुँचते उसमें क्या होता है, देखिएगा तो आग लग जाता है। क्यों, क्योंकि वायु का जब वो गिरता है तो वायु से जो घर्षण होता है, हवा से जब घर्षण होता है तो घर्षण के कारण उसमें क्या होता है, आग लग जाता है। वायु के घर्षण के कारण उसमें आग लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्रहीय पिंडों को परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमण में प्रवाही बल है। माने ग्रहीय पिंड को, ग्रहीय जो पिंड माने ग्रहों का जो पिंड है, पिंडों की परिक्रमण गति जो होता है ग्रहों द्वारा सूर्य के परिक्रमण से प्रवाही बल है, यानी कौन सा बल है, तो वो है आपका अभिकेंद्रीय बल। देखिए अभिकेंद्रीय बल जो होता है ना वो आपको, अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो अंदर की तरफ आपका फोर्स लगाता है। वो कहाँ लगता है, सेंटर की तरफ, अंदर यानी सेंटर की तरफ फोर्स लगा। जबकि इसी में एक और आता है, आगे बताएंगे आपको, इसी में एक होता है आप ये देखिए अपकेंद्रीय बल। ये जो अपकेंद्रीय बल होता है, अपकेंद्रीय बल होता है ये बाय फोर्स लगाता है, ये सेंटर से बाय फोर्स लगाता है। जबकि अभिकेंद्रीय बल आंतरिक अंदर की तरफ फोर्स लगाता है, ये अंदर की तरफ फोर्स लगा इधर की तरफ झुकता है। जबकि ये जो होता है ना अपकेंद्रीय बल ये बाहर की तरफ फोर्स लगाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है दूध मथने के पश्चात, दूध को मथने के पश्चात क्रीम को दूध से पृथक माने अलग हो जाने का कारण क्या है। तो ये है आपका अपकेंद्रीय बल। क्या इसका कारण क्या है, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायु को ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, वायु को ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं वायु प्रक्षोभ। अगला क्वेश्चन है आपका रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। रॉकेट जो है ना आपका, रॉकेट उड़ता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट आपका काम करता है। अगला क्वेश्चन है आपका किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका द्रव्यमान यानी मास कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है त्वरण। ये क्या हो गया आपका त्वरण। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है, तो देखिए त्वरण ज्ञात करने का ए से बोलते हैं त्वरण, इसका होता है v-u/t। ये आपका त्वरण ज्ञात करने का सूत्र हो गया। अब देखिए v क्या होता है और u क्या होता है। v जो होता है ना आपका अंतिम वेग होता है और u जो है ना आपका प्रारंभिक वेग होता है और t होता है आपका समयांतर। यानी कहने का अर्थ हुआ कोई गाड़ी 5 के स्पीड से चल रहा है और अचानक वो 10 के स्पीड हो गया, यानी 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। कितने, 5 मिनट में या 2 मिनट में, ये 2 मिनट में जो है ना 5 से केवल 10 किलोमीटर पर आवर होगा। तो
तो उसी में पूछा जाता है कि त्वरण बताए इसका। तो यानी कि एक तो प्रारंभिक वेग हो गया, ये अंतिम वेग हो गया, ये समय अंतराल हो गया और समय अंतराल हो गया, तो इसका त्वरण पूछ लेता है। तो त्वरण कैसे निकालेंगे? तो देखिए अंतिम वेग कितना है 10, प्रारंभिक वेग कितना है 5 और समय अंतराल कितना है तो 2। तो 10 में से 5 घटा दीजिए, 5/2 यानी कि 2.5। इसका क्या होगा? एक्सीलरेशन, त्वरण आ गया। ऐसे ही त्वरण निकालते हैं, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई समय अंतराल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर, मैंने तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर जो है ना समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? मैंने तेल रखा हुआ है वो टैंक का पृष्ठ कैसा होगा? तो वो होगा आपका परलवई वर्गाकार, परलवई कैसा होता है? परलवई ऐसे इस टाइप से थोड़ा होता है, ये परलवैकार होता है। ऐसा ही आपका टैंकर का क्या होगा? तेल जो होगा इसी टाइप से होगा, यानी ऐसे होगा, ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण एक्सीलरेशन सदैव उपस्थित रहता है। यानी कि एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण जो होता है सदैव क्या होता है? तो उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या बारिश के मौसम में हर चीज का करना पड़ रहा है इंतजार? अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देती है, किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो वो आपका फ्रिक्शन, यानी घर्षण के कारण ही आप ब्लैक बोर्ड या कागज पर आप क्या होता है आप लिखना संभव है, फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका, सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? एक सरल आवर्त गति है, उसकी दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होता है आपका प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। किसका? प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये हुक के नियम पर काम करता है। कमानी तुला जो है ना, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हुक के नियम पर काम करती है। जब एक कार की गति दुगनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेकिंग फोर्स कितना लगाना होता है? यानी एक कार है, उसकी गति को दुगना कर दिया जाए तब उसको उतनी ही दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक जो है ना कितना लगाना पड़ेगा आपको? कितना ब्रेक जो है लगाना है उसका कितना? 4 गुनी ब्रेक बल जो होगा कितना होगा? 4 गुनी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये सिद्धांत जरूर याद रखिएगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट भी आपका किस पर काम करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण पर, और जेट इंजन भी रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है उत्तोलक, इसको जानना बहुत जरूरी है और इसको हम ट्रिक से याद करवाएंगे आपको। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का होता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का होता है और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का आता है। देखिए सबसे पहले देखिए उत्तोलक क्या आता है। इसको जानने के लिए प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी उत्तोलक को याद रखने के लिए आप एक छोटा सा ट्रिक याद रखिए, FLE, इसको जरूर याद रखिए। FLE, इसी से जो है ना आपका तीनों श्रेणी का जो है ना आपका उत्तोलक आप याद हो जाएगा। अब देखिए FLE की यहाँ पर मतलब क्या होगा? FLE का देखिए FLE, F से हो गया आपका फ्लक्लम पॉइंट, F से हो गया आपका फ्लक्लम पॉइंट, L से हो गया लोड पॉइंट, ये हो गया आपका लोड पॉइंट, E से हो गया आपका इफोर्ट। अब इसको समझाते हैं क्या है होता है ये फ्लक्लम पॉइंट, लोड पॉइंट, इफोर्ट पॉइंट। इसको ऐसे याद रखिए। सपोजिट मान के चलिए ये आपका कैंची है, ये आपका कैंची है, ठीक है, ये आपका कैंची है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कैंची है तो यहाँ पर क्या है? एक पेंच लगा हुआ है, समझिए। तो यहाँ पर क्या हुआ? पेंच लगा हुआ है और कैंची है, यहाँ पर पेंच लगा हुआ है। तो ये पेंच जहाँ पर लगा हुआ है ये आपका फ्लक्लम हो गया, F हो गया। ये क्या हो गया? F हो गया। जहाँ पर कैंची पेंच लगा हुआ क्या हो गया? F हो गया, फ्लक्लम F। लोड कहाँ पर होगा? ये देखिए लोड वस्तु आप जब कोई
कागज़ काटिएगा तो कहाँ पर रखिएगा, यहाँ पर रखिएगा। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, लोड हो गया। और देखिए, और हाँ, हैंड से कहाँ पर पुश कीजिएगा, यहाँ यही दोनों पर पुश कीजिएगा अंगूठा से, तो ये क्या होगा, इफोर्ट हो गया। इफोर्ट यानी फोर्स जो आप लगाए, इफोर्ट लगाए, अपना बल लगाए, वो यहाँ पर लगाए। तो FLE यानी आपको ध्यान में रखना, एफ जो है ना अगर बीच में रहता है, एफ अगर बीच में रहेगा तो प्रथम श्रेणी को उत्तोलक होगा। जैसे देखिए कैंची, देखिए कैंची उदाहरण है, कैंची, हैंड पंप, साधारण तुला, प्लास, तुला बोल तो तराजू, तराजू जब ऐसे रहता है तो देखिए इसमें यहाँ पर पेंच रहता है और दोनों तरफ क्या होता है, यहाँ पर दोनों तरफ आपके यहाँ वस्तु रखने के लिए रहता है, इसमें पेंच लगा रहता है, यहाँ पर पकड़ने के लिए रहता है। तो ये आपका FLE यानी अगर फ्लक्लम अगर बीच में हो, फ्लक्लम कहाँ पर हो याद रखिएगा, फ्लक्लम अगर बीच में हो, यहाँ पर अगर बीच में हो तो आपको प्रथम श्रेणी का होगा। उसके बाद देखिए द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जैसे मान के चलिए श्रोता या नींबू निचोड़ने वाली मशीन, नींबू निचोड़ने वाली मशीन का बात करें तो देखिए कैसे होता है। यहाँ पर आपको नींबू रखने के लिए होगा, यहाँ पर ऐसे 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 आपका यहाँ पर नींबू रखने के लिए होता है, ऐसे इस टाइप से बीच में आपका जो है ना, बीच में आपका नींबू रखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर पेंच लगा रहता है और यहाँ पर इफोर्ट लगाना पड़ता है, यहाँ पर इफोर्ट लगाना पड़ता है। तो ये देखिए ये आपका पेंच हो गया, यहाँ पर आप लोड हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया, इफोर्ट हो गया। तो देखिए एफ आपका कहाँ पर हो गया, पेंच कहाँ पर हो गया, यहाँ पर। तो FLE अगर एफ देखिए एफ यहाँ पर बीच में था तो प्रथम श्रेणी का, एफ अगर लास्ट में है, शुरुआत में है आपका, एफ अगर शुरुआत में है और लोड कहाँ पर बीच में है, तो एफ अगर शुरुआत में होगा तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होगा। जैसे श्रावता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, ये द्वितीय श्रेणी का स्तर। एफ अगर बीच में रहेगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, माने फ्लक्लम अगर बीच में रहेगा तो माने पेंच बोले तो, पेंच अगर लास्ट में रहेगा तो द्वितीय श्रेणी का, पेंच अगर यहाँ पर लास्ट बोले तो फर्स्ट में, और पेंच अगर लास्ट में यहाँ पर रहेगा तो कौन सा उत्तोलक, तृतीय श्रेणी को उत्तर। पेंच बोले आप देखिए चिमटा, चिमटा कहने की बात होगा तो चिमटा देखिए, चिमटा आपका कहाँ पर रहेगा, स्टेपलर देखिए, स्टेपलर जो होता है, स्टेपलर के जैसे ये देखिए मान के चलिए ये स्टेपलर है, ये स्टेपलर है। तो हम लोग इफोर्ट कहाँ लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं बीच में, और पेंच कहाँ रहता है, यहाँ नीचे की तरफ पेंच रहता है, यहाँ पर पेंच रहता है। तो पेंच देखिए पेंच यहाँ पर है, यानी कि एफ कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। लोड कहाँ पर होगा, यहाँ पर। इफोर्ट कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये अब क्या हो गया, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। इस तरह आप जो है ना आप याद रख सकते हैं। FLE आप रट लीजिएगा, FLE यानी फ्लक्लम पॉइंट, लोड पॉइंट, इफोर्ट पॉइंट, यानी कि एफ से आपका पेंच याद रखिएगा। पेंच अगर आपका कहाँ हो, बीच में हो, पेंच अगर बीच में हो तो प्रथम श्रेणी का, पेंच अगर फर्स्ट में हो तो द्वितीय श्रेणी का, पेंच अगर लास्ट में हो तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है। इससे आप जो है ना याद कर सकते हैं कि पेंच कहाँ लगा हुआ है और लोड कहाँ पर हुआ है। तो इस प्रकार आप हमने जो है ना NCERT का जो आपका आज क्वेश्चन लेकर आए थे मैकेनिज्म का, ये देखिए आपका आज कोई साइंस का जो क्वेश्चन था आपका, ये देखिए यांत्रिकी का जो क्वेश्चन है आज NCERT जो रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो यहीं पर समाप्त होता है। फिर आपका अगला वीडियो आएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।